नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी तुम्हारी अंकिता। तो आइए सुनते हैं कहानी। अर्पित को स्कूल जाता देखते ही घरों से औरतें बाहर निकल आई थीं। अर्पित के स्कूल का रास्ता उसके पुराने बंगले के सामने से होकर जाता था। कहो बेटा, तुम्हारी मम्मी वापस आई या नहीं? हाय हाय, कैसी निर्दयी माँ थी। इतने छोटे बेटे का भी मोह नहीं रहा। देखो तो, जरा सा चेहरा निकल आया है बच्चे का। अरे, ऐसी कलंकनी औरत का तो नाम लेना भी पाप है। सुना है अपने रिश्ते के देवर के साथ भाग गई। अरे, भगोड़ी पत्नी का गम इसके पापा को भी ले गया। क्यों बेटा, सुनते हैं तुम्हारे पापा ने जहर खाया था। उनकी तो इज्जत ही चली गई। सबकी बातें सुनता अनुत्तरित अर्पित रोता हुआ घर वापस आ गया। क्या हुआ मुन्ना, स्कूल काहे नहीं गए? प्यार से अर्पित के आंसू पोंछता रामू द्रवित था। हम स्कूल नहीं जाएंगे काका, सब हमसे मम्मी और पापा के बारे में पूछ रहे थे। आंसू फिर बह निकले। अरे मुन्ना, तुम लोगों की बातें काहे सुनते हो? ठहरो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखें किसकी हिम्मत कुछ कहने की पड़ती है। रामू ने आश्वस्त किया। नहीं, हमें स्कूल नहीं जाना है। हथेली से बहते आंसू पोंछता 10 वर्ष का अर्पित रो रहा था। चलो, हम फादर के पास चलते हैं। वो तुम्हें बहादुर बच्चा कहते हैं ना? अपने पुराने बंगले से थोड़ी दूर पर एक मिशनरी स्कूल में अर्पित पढ़ता था। स्कूल के प्रिंसिपल फादर जेम्स अर्पित के हार्ट स्पेशलिस्ट पापा डॉक्टर अमित चंद्रा का बहुत सम्मान करते थे। प्रायः स्कूल की प्रगति के लिए वह डॉक्टर चंद्रा की राय लिया करते थे। डॉक्टर चंद्रा स्कूल के विकास के लिए अनुदान के अलावा मेधावी और निर्धन बच्चों को छात्रवृत्ति भी देते थे। अर्पित फादर जेम्स का प्रिय छात्र था। अर्पित की मम्मी मोनिका स्कूल के कार्यक्रमों में तो रुचि नहीं लेती थी, पर पुरस्कार देने अवश्य जाती थी। अखबारों में अपनी फोटो देखकर उसे अपने रूप पर अभिमान होता था। क्लब और किटी पार्टीज ही उसकी दुनिया थी। पति डॉक्टर चंद्रा को अपने मरीजों को नवजीवन देने की व्यस्तता के कारण मोनिका को समय दे पाना संभव नहीं था, पर पत्नी की गतिविधियों से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। रामू सोच में पड़ गया। 10 दिनों में उस नन्हे अर्पित की तो दुनिया ही उजड़ गई। एक ही दिन में माँ और पापा दोनों उसे अकेला छोड़ गए। भला हो फादर जेम्स का, जिनके हाथों अपने दुलारे बेटे को सौंपकर अर्पित के पापा ने आंखें मूंदी थी। पत्नी के अचानक हमेशा के लिए उन्हें और घर को छोड़कर चले जाना वह सह नहीं सके थे। मृत्यु के पहले वकील को बुलाकर अपनी वसीयत करके फादर जेम्स को सारी संपत्ति और धन राशि का ट्रस्टी बना दिया था। फादर और डॉक्टर चंद्रा के डॉक्टर मित्र बोस बाबू की धीमी बातों से जहर खाने जैसी बात बाहर खड़े रामू ने सुनी थी। अंतिम संस्कार भी तुरंत कर दिया गया था। मोनिका का भी इंतजार नहीं किया गया। अर्पित का रोना सुनते रामू का कलेजा फटा जा रहा था। उतने बड़े बंगले में अकेला अर्पित कैसे रह पाएगा? फादर जेम्स ने अर्पित को अपने घर में रखने का ही निर्णय लिया था। आज से तुम मेरे ब्रेव बेटे हो अर्पित। मेरे साथ तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। अपने पापा की तरह नामी डॉक्टर बनकर उनके सपने पूरे करने हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। हमें पापा के साथ रहना है। आंसुओं का सैलाब बह निकला। तुम्हारे पापा को गॉड ने अपने पास बुला लिया। वहां उनकी जरूरत थी। अब तुम्हें बहादुर लड़के की तरह जिंदगी जीनी है। अगर तुम रोगे तो तुम्हारे पापा को दुख होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे रामू काका और मैं रहूंगा। प्यार से अर्पित के सिर पर हाथ फेरते फादर ने समझाया। फादर, पापा ने जहर क्यों खाया? मुझे क्यों नहीं बताया? अर्पित ने भी बोस अंकल और फादर की बातें सुन ली थी। अभी तुम बहुत छोटे हो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब सब कुछ भूलकर तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना है। इसी से तुम्हारे पापा को खुशी मिलेगी। पढ़ाई को अपना सच्चा दोस्त बना लो अर्पित। फादर के घर का एक हिस्सा अर्पित और रामू के लिए काफी था।
अपने कमरे का सामान समेटते अर्पित की आंखों के सामने से 10 वर्षों का इतिहास छूट रहा था। रामू और फादर जेम्स ही अब उसका परिवार था। पापा तो अनाथालय में पले थे और मम्मी के किसी भी रिश्तेदार के बारे में कभी नहीं सुना। वह अपनी सौतेली माँ से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर पापा के साथ आ गई थी। अर्पित माँ पापा की अपनी छोटी सी दुनिया में कितना खुश था। अर्पित को अपने पापा बहुत अच्छे लगते थे। अपनी व्यस्तता के बावजूद अर्पित के लिए वह समय निकाल ही लेते थे। उसके साथ उसके स्कूल, उसके दोस्तों के बारे में जानकारी लेते हुए वह खूब मज़ा लेते। सच तो यह है कि उस समय वह एक गंभीर डॉक्टर नहीं, उसके साथ बच्चा बन जाते थे। अर्पित के लिए अच्छी किताबें और दिमागी खिलौने वही लाते थे। मम्मी की अति व्यस्त दुनिया में अर्पित को अपने लिए ज़्यादा जगह नहीं मिलती थी। घर के पुराने विश्वस्त सेवक रामू पर अर्पित का दायित्व होता और वह सच्चे मन से अर्पित को प्यार करता। लंदन से डॉक्टर चंद्रा के मित्र हरीश के आने से घर में खूब रौनक हो गई। घर में आते ही उसने परिवार वालों के मन जीत लिए। मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए हरीश और डॉक्टर चंद्रा की अच्छी मित्रता हो गई थी। हरीश स्वभाव से चंचल था और डॉक्टर चंद्रा गंभीर स्वभाव के थे। पढ़ाई के मुकाबले हरीश का ध्यान लड़कियों से दोस्ती करने में ज़्यादा लगता था। स्नेही और उदार डॉक्टर चंद्रा उसे छोटे भाई की तरह प्यार करते। सच्चाई तो यह थी, उन्हीं के कारण हरीश एग्जाम्स में पास होता गया और पहला चांस मिलते ही लंदन चला गया। डॉक्टर चंद्रा ने अपने देश में रहकर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा का निर्णय लिया था। वाओ भाभी, तुम्हें तो मैं भाभी कह ही नहीं सकता। यू लुक सो यंग एंड ब्यूटीफुल। तुम्हें तो मोना डार्लिंग कहना ठीक रहेगा। क्यों अमित भाई, आपको तो कोई एतराज नहीं है? शरारती मुस्कान के साथ मोनिका को देखते हुए हरीश बोला। बिल्कुल नहीं, पर तेरी शरारतें अभी गई नहीं, अब शादी कर डाल। सुना है अभी भी लड़कियों से फ्लर्ट करता है, डॉक्टर अमित ने प्यार से कहा। ये बात तो आपने ठीक सुनी है, पर अभी तक मोना डार्लिंग जैसी खूबसूरत लड़की ही नहीं मिली है। मोनिका पर नज़र जमाए चेहरे पर फिर शरारत थी। अब रहने दे, मोनिका का दिमाग मत खराब कर। लंदन में क्या सुंदर लड़कियों की कमी है? जाने दो हरीश, तुम्हारे भाई साहब के पास सुंदरता देखने परखने का वक्त ही कहाँ है। इन्हें तो बस दूसरों के दिल चीरने में मजा आता है, मोनिका ने व्यंग किया। वैसे इसी काम के लिए हमारे डॉक्टर अमित चंद्रा जी लंदन तक में मशहूर हैं। हरीश मुस्कुराया। आप तो अपने भाई की तारीफ करेंगे ही, मुझसे पूछिए मेरी कितनी बोरिंग लाइफ है हरीश। ओह नो हरीश, मुझे सब हैरी कहते हैं। अब तो हरीश किसी दूसरे का नाम लगता है। वैसे जब तक यहाँ हूँ आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे तो आज ही पता लगा तुम्हारी लाइफ बोरिंग है। तुम्हें तो हमेशा अपनी जिंदगी एंजॉय करते ही देखा है। डॉक्टर अमित के चेहरे पर विस्मय था। अब ये बेकार की बातें छोड़ो मोना डार्लिंग, लंच मिलेगा या होटल जाना पड़ेगा? तभी स्कूल से वापस आए अर्पित को देख हरीश ने खुशी से कहा, अरे ये हमारा अर्पित हीरो है, इतना बड़ा हो गया। पिछली बार तो फोन पर ठीक से बात भी नहीं कर पाता था। तो हीरो, अपने हैरी अंकल को अपना शहर घुमाओगे? जी अंकल, छोटा सा जवाब देकर अर्पित अपने कमरे की तरफ चल दिया। अरे अभी तो हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई और जनाब चल दिए, हरीश ने कहा। अपने पापा पर गया है, उनकी ही तरह सीरियस रहता है। बस किताबें ही इसकी दोस्त हैं, रूखे स्वर में मोना बोली। जब से हैरी घर आया था, घर में जैसे खुशी का त्योहार साथ लाया था। अब मोनिका को क्लब अकेले नहीं जाना पड़ता। मोनिका के डांस पार्टनर के रूप में हैरी अपने अलावा किसी और को चांस ही नहीं देता। देर रात तक दोनों क्लबों की शान बढ़ाते। मोना की प्रतीक्षा करते डॉक्टर अमित ने अगर कुछ ठीक नहीं भी महसूस किया तो उसे बस अपने मन तक ही सीमित रखा। अर्पित सोचता, उसकी मम्मी हैरी अंकल के साथ कितनी खुश रहती हैं।
अंकल की हर बात पर कितना हंसती हैं, पर पापा के साथ थोड़ी ही देर में किसी छोटी सी बात पर नाराज हो जाती हैं। पापा मम्मी की नाराजगी को कितनी आसानी से सह जाते हैं। कभी कभी उसे मम्मी पर बहुत गुस्सा आता, पर पापा का प्यार सब भुला देता। दिन बीत रहे थे। एक रात उसने पापा को मम्मी से कहते सुना, तुम्हें अपने पर कंट्रोल रखना चाहिए मोना। कल रात तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक करके आई थी कि अगर मैं ना संभालता तो तुम हरीश के साथ उसके बिस्तर पर ही सो जाती। वह क्या सोचता? ओह, आई डोंट केयर। तुम इतने पुराने ख्यालों वाले इंसान हो। तुम क्या जानो ड्रिंक मुझे किस दुनिया में ले जाता है। हवा में उड़ती हूँ, पर तुम्हें मेरी खुशी सहन नहीं होती। लड़खड़ाती आवाज में मोनिका बोली, तुम नहीं जानती शराब तुम्हारे सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। अपने बेटे का तो ख्याल रखो। उसके लिए तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ रहता। कितना अकेला हो गया है। फादर जेम्स उसके लिए बहुत कंसर्न है। उन्हें लगता है आजकल वह कुछ परेशान सा रहता है। अमित सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। वैसे उसके लिए क्या कमी है? कमरे में टीवी वीडियो गेम्स हैं। अगर फादर को इतनी ही परवाह है तो अर्पित को अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? उनके पास तो बड़ा घर है और अकेले ही रहते हैं। अब सोने दो। मोनिका ने बात खत्म कर दी। अर्पित जैसे डर सा गया। यह सच था, फादर उसे बहुत प्यार करते हैं, पर अपने घर से अलग होने की बात उसे अच्छी नहीं लगी। पर अगर कभी ऐसा हो गया तो? नहीं, वह अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बचपन से उसकी देख रेख रामू काका करते आ रहे हैं। वह उनके साथ अपने मन की बातें आसानी से कर लेता है। उस रात अर्पित को डरावने सपने जगाते रहे। दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे। मम्मी घर में कम, चाचा के साथ बाहर ज्यादा रहती। अचानक एक दिन स्कूल से वापस आया अर्पित घर में पसरे सन्नाटे से चौंक गया। रामू काका भी बरामदे में चुपचाप बैठे थे। पापा का कमरा बंद था। इस वक्त तो पापा हॉस्पिटल में होते हैं। क्या बात है रामू काका, मम्मी कहाँ है? क्या पापा आज हॉस्पिटल नहीं गए? क्या बताएं बेटा, बहुत गड़बड़ हो गई। तुम्हारी मम्मी भाग गई, मेरा मतलब चली गई। तुम चलो खाना खा लो। अपने पापा को भी बुला लो, उन्होंने भी खाना नहीं खाया है। रामू की आवाज में दुख था। अर्पित को जैसे किसी अनहोनी का आभास हो गया था। भागता हुआ पापा के कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक दी थी। कई बार पुकारने पर पापा ने दरवाजा खोला था। उनके चेहरे को देखकर अर्पित डर गया। क्या हुआ पापा, आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं बेटा, आज भूख नहीं है, तुम खा लो। मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। पापा, रामू काका कह रहे हैं मम्मी हैरी अंकल के साथ चली गई। मम्मी क्यों चली गई? क्या मम्मी के साथ आपकी लड़ाई हुई थी? वो वापस कब आएंगी? अर्पित रुवांसा था। पता नहीं, कहकर डॉक्टर चंद्रा चुप हो गए। हम मम्मी के बिना कैसे रहेंगे? तू तो मेरा बहादुर बेटा है। ये लेटर फादर जेम्स को दे देना, वह सब संभाल लेंगे। हमेशा उनका कहना मानना, वो तुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। डॉक्टर अमित ने एक लिफाफा अर्पित को थमा दिया। क्या आप कहीं जा रहे हैं? हम आपके बिना नहीं रह सकते, मम्मी भी नहीं है। अर्पित जोर से रो पड़ा। बहादुर बच्चे ऐसे नहीं रोते। हमेशा हिम्मत से काम करना। अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे वकील अंकल से बात करनी है। अर्पित के सिर पर प्यार से हाथ फेर उसके पापा ने उसे भेज दिया। परेशान अर्पित पापा की अजीब बातें नहीं समझ पाया। वह उसे फादर जेम्स की बात मानने को क्यों कह रहे थे? मम्मी के बिना घर कितना सूना लग रहा था। हालांकि वह ज्यादा वक्त नहीं देती थी, पर उनका घर में होना उसे साहस देता था। रोते हुए न जाने कब आंख लग गई। रामू काका ने झकझोर कर जगाया था। उठो भैया, गजब हो गया, मालिक चले गए। वह रो रहा था। क्या हुआ काका, पापा कहाँ चले गए? आंखें मलता अर्पित उठ बैठा। पता नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं दिल का दौरा पड़ा था, वह बचा नहीं सके।
अर्पित बिस्तर छोड़ पापा के कमरे की तरफ भागा था। डॉक्टर बोस अंकल और फादर जेम्स धीमे धीमे बातें कर रहे थे। उनकी बातों से अर्पित को पापा के जहर खाने जैसी कोई बात सुनाई दी थी। पर बोस अंकल ने कहा पापा को दिल का दौरा पड़ा था। सच क्या था अर्पित की समझ के बाहर था। अर्पित स्तब्ध रह गया। सदमे की वजह से आंसू गले में ही फंस गए। क्या मम्मी के घर से चले जाने की वजह ने पापा को जहर खाने को विवश कर दिया? शहर में पापा का कितना नाम है। मम्मी उन्हें छोड़कर अंकल के साथ चली गई। ये बदनामी उसके स्वाभिमानी पापा कैसे सह सकते थे? दुख और आक्रोश ने अर्पित को पागल सा कर दिया। पापा को मुखाग्नि देता अर्पित बिलख पड़ा था। लंदन के पते पर मोनिका और हैरी नहीं मिल सके थे। उनकी खोज करने का कोई जरिया भी नहीं मिल रहा था। आंसू पोंछकर दृढ़ आवाज में अर्पित ने सबके असमंजस को दूर कर दिया था। किसी का भी इंतजार करना बेकार है। अब देर करने की जरूरत नहीं है। जब फादर जेम्स ने आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो उनसे लिपटकर अर्पित जोर से रो पड़ा। अचानक उसे याद आया पापा ने उन्हें वह लेटर देने को कहा था। लेटर पढ़ते ही फादर जेम्स गंभीर हो गए। डोंट वरी माई चाइल्ड, आज से तू मेरा बेटा है। हम दोनों साथ रहेंगे। फादर, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अर्पित रो रहा था। ठीक है अर्पित, मेरा घर बहुत बड़ा है। उसमें एक अलग हिस्सा तुम्हारा होगा। वैसे तुम्हारे पापा ने अपनी विल में लिखा है जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब तुम उनकी सारी संपत्ति और कैश के हकदार होगे। मुझे उन्होंने तुम्हारा अभिभावक और ट्रस्टी बनाया है। अभी ये बातें तुम नहीं समझ सकोगे। मुझ पर यकीन रखना बेटे, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज में प्यार और करुणा थी। इतनी छोटी उम्र में उस बच्चे को कितना सहना पड़ रहा था। सच्चाई उनसे छिपी नहीं थी। रामू से बात करके उन्हें मोनिका के हमेशा के लिए पति को छोड़कर जाने की बात पता लग गई थी। अपने घर से विदा होते अर्पित की आंखों के सामने न जाने कितने चित्र उभर रहे थे। यादें आंसुओं में बह निकली। अपना कमरा छोड़ता अर्पित एक एक चीज को भीगी आंखों से समेट रहा था। फादर जेम्स उसकी मानसिक स्थिति को समझ रहे थे। 10 वर्षों का इतिहास मिट रहा था। पुरानी यादों में रामू काका ही उसके साथ जा रहे थे। फादर जेम्स जानते थे अर्पित उनके साथ कितना जुड़ा हुआ था। रामू काका ने अर्पित को बताया मम्मी पापा को बिना कोई वजह बताए चुपचाप एक चिट छोड़कर चाचा के साथ चली गई थी। अर्पित समझ नहीं पा रहा था मम्मी ने ऐसा क्यों किया। अभी कुछ दिन पहले रोजी की मम्मी रोजी के पापा को तलाक देकर चली गई, पर यह बात रोजी के पापा और दूसरों ने स्वाभाविक रूप से ली थी। मम्मी ऐसे चुपचाप क्यों भाग गई? हाँ, रामू काका ने यही तो कहा था। दिन बीतने लगे। फादर जेम्स का स्नेह अर्पित के दुखों पर मरहम का काम कर रहा था। वैसे भी दुख भुलाने के लिए समय ही सबका सहायक बनता है। पढ़ाई में तो अर्पित पहले ही बहुत अच्छा था। अब फादर की गाइडेंस और अपना दुख भुलाने के लिए पढ़ाई ही उसकी साथी थी। लेकिन सहानुभूति जताने के बहाने लोगों की बातें उसे तिलमिला देती। उनकी बातें दिमाग में गूंजती रहती। मन अशांत और बेचैन हो जाता। माँ के लिए मन में गहरा आक्रोश उभरता, पर उसे कहाँ किसके सामने निकाल पाता। कभी सोचता पापा ने आत्महत्या क्यों की? कम से कम वह तो उसके साथ रहते। अर्पित को क्यों भूल गए? उसे अकेला छोड़ गए। अर्पित अब अंतर्मुखी हो गया था। एक दिन फादर ने कहा, अर्पित माई चाइल्ड, तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने आई हैं। वह तुम्हें अपने साथ लंदन ले जाना चाहती हैं। वेटिंग रूम में तुम्हारे अंकल के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। नहीं, कभी नहीं। वह मेरी माँ नहीं है। मैं उनसे नहीं मिलूंगा, न उनके साथ लंदन जाऊंगा। अर्पित की आंखें जल रही थीं, हाथ की मुट्ठियां भिज गई थी। ठीक है, पर एक बार अपनी मम्मी से मिल तो लो। तुम्हें जबरदस्ती उनके साथ नहीं जाना होगा। फादर, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। आप जाकर कह दीजिए। कड़ी आवाज में अर्पित बोला।
तभी मोनिका उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में आ गई। अर्पित से कहना चाहा, अर्पित बेटे, तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगे? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। तुमने पापा को मारा है। यहाँ से चली जाओ, मुझे फादर के साथ रहना है। रोता हुआ अर्पित मोनिका को स्तब्ध छोड़कर वहां से चला गया। बहुत समझाने पर भी अर्पित मोनिका से बात तक करने को राजी नहीं हुआ। हारकर मोनिका वापस चली गई। मोनिका के जाने के बाद अर्पित ने फादर जेम्स से गंभीरता से कहा, फादर, आपको एक प्रॉमिस करना होगा। मेरे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उन दोनों को नहीं देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे मन की बात समझता हूँ, ऐसा ही होगा। पर अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो मुझे बता देना। मेरे पास तुम्हारी माँ अपना पता छोड़ गई है। उसे आशा है एक दिन तुम उसे ज़रूर माफ़ करोगे। फादर ने प्रॉमिस किया। दिन, महीने और साल बीतते गए। अर्पित ने अकेलेपन को अपना लिया था। मित्रों में बस उसकी पुस्तकें, फादर जेम्स और रामू ही उसके साथी थे। उसकी गंभीरता किसी को भी उसके पास आने से रोकती रही। अर्पित को 12वीं कक्षा में सर्वप्रथम स्थान मिला। उसकी पीठ ठोंकते फादर ने पूछा, अर्पित, अब तुम्हें डिसाइड करना है, आगे तुम क्या करना चाहते हो? फादर, मुझे पापा का सपना पूरा करना है। वह मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैं भी उनकी तरह हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। दृढ़ आवाज में अर्पित ने अपना लक्ष्य बता दिया। मुझे खुशी है तुम अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते हो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें सफलता मिलेगी। फादर ने विश्वास के साथ उसका हौसला बढ़ाया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की कोई समस्या ही नहीं थी। एंट्रेंस एग्जाम में भी उसे प्रथम स्थान मिला था। कॉलेज के प्रोफेसरों में से कुछ उसके पापा के परिचित थे। वैसे बात छिपाई जाने के बावजूद लोगों तक उसके पापा की मृत्यु का रहस्य पहुंच चुका था। अफवाहों पर अंतिम समय में उनकी पत्नी की अनुपस्थिति ने संदेह को सत्य में बदल दिया था। 18 वर्ष पूरे होने के बाद फादर ने अर्पित से उसके पापा की वसीयत के बारे में बताकर पूछा, तुम्हारे पापा तुम्हारे नाम काफ़ी धन और संपत्ति छोड़ गए हैं। अब तुम जिस तरह चाहो इसका उपयोग कर सकते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस धन से आप गरीब बच्चों की सहायता कीजिए। मेरे घर को अनाथ बच्चों का घर बना दीजिए। मुझे यकीन है आपके ऐसा करने से पापा की आत्मा को खुशी मिलेगी। तुम अपने पापा के सच्चे बेटे हो। ऐसा ही होगा। प्यार से फादर ने अर्पित के सिर पर हाथ रखकर कहा। कॉलेज के प्रोफेसर अर्पित जैसे होनहार विद्यार्थी की क्लास में काफ़ी तारीफ करते। उसके साथी भी उसकी योग्यता से प्रभावित थे। दिन, महीने, साल बीतने लगे। अर्पित अब मेडिकल के फाइनल ईयर में पहुंच गया था। तभी एक दिन एक नई लड़की ने क्लास में प्रवेश लिया था। प्रोफेसर अभी नहीं आए थे। लड़की ने क्लास के सामने खड़े होकर अपना परिचय बिंदास स्टाइल में दिया। हाय गाइस, मैं अंकिता, नवाबों के शहर लखनऊ से आई हूँ। हीरोइन बनने का सपना था, पर पेरेंट्स की जिद की वजह से मेडिसिन कर रही हूँ। पापा की पाकिस्तान के उच्चायोग में पोस्टिंग की वजह से आपके शहर में आई हूँ। इस शहर में मेरे एक अंकल रहते हैं, बस इसीलिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। कॉलेज में देर से आई हूँ, आपकी हेल्प चाहिए। चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। आपके लिए तो जान भी हाजिर है अंकिता जी, बस हुक्म करती जाइए, शरारती नरेन ने कहा। क्लास में ठहाके गूंज उठे। तभी प्रोफेसर वर्मा के आने से सब चुप हो गए। अंकिता ने अपने बैठने के लिए निगाह दौड़ाई। अर्पित के साथ खाली जगह देखकर अंकिता निसंकोच अर्पित के पास जाकर बैठ गई। अर्पित हल्के संकोच के साथ थोड़ा और सिमट गया। पीछे से रजत ने रिमार्क दिया, वाह क्या जगह चुनी है, टॉपर से हेल्प लेना आसान होगा। क्लास खत्म होने के बाद अंकिता ने अर्पित से कहा, कुछ देर पहले आपकी तारीफ सुनी, आप टॉपर हैं, मेरी हेल्प तो करेंगे? तारीफ लायक तो कुछ नहीं है, बस अर्पित हूँ। हाँ, किसी की भी हेल्प करना मेरा फर्ज है। अर्पित, आप ही हर बैच के टॉपर हैं, तब तो तारीफ लायक हुए ना।
फर्ज निभाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वैसे हम लखनऊ के हैं, हमारी बातों में लखनवी अंदाज तो होना ही चाहिए। फिर मुस्कुराहट। घर वापस आया अर्पित अंकिता की बेबाक बातों को सोचकर मुस्कुरा दिया। ये भी क्या बताने की बात थी कि वह हीरोइन बनना चाहती थी। वैसे शायद वह एक अच्छी हीरोइन बन सकती थी। सिर्फ अच्छी शक्ल ही नहीं, उसमें अभिनय की भी क्षमता है। कितनी आसानी से अपनी बात कह गई। अचानक अपनी सोच पर अंकित चौंक गया। वह क्यों किसी लड़की की फिजूल बातों के बारे में सोच रहा था। दूसरे दिन अर्पित को देखते ही अंकिता के चेहरे पर खुशी खिलाई। पहले दिन की तरह ही आज भी वह निसंकोच अर्पित के पास बैठ गई। अचानक अर्पित की फाइल पर उसकी लिखाई देखकर कह बैठी, आपकी लिखाई बहुत अच्छी है। हालांकि डॉक्टर्स अपनी खराब लिखाई के लिए मशहूर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पापा की लिखाई भी बहुत अच्छी थी। क्या आपके पापा डॉक्टर हैं? इसीलिए आपको उनकी इतनी अच्छी गाइडेंस मिली है। मेरे पापा मुझे गाइड करने के पहले ही चले गए। अर्पित का चेहरा अवसादपूर्ण था। ओह सॉरी, आपकी माँ आपके साथ रहती हैं? मेरी कोई माँ नहीं है, फादर जेम्स ही मेरे सब कुछ हैं। अचानक जैसे उसके चेहरे पर आक्रोश आ गया। माफ़ कीजिएगा, आप शायद किसी वजह से परेशान हैं। क्या हम दोनों दोस्त नहीं बन सकते? मेरी किसी के साथ ना दोस्ती है ना दुश्मनी। हम क्लास के साथी हैं। क्या इतना ही काफ़ी नहीं है? अर्पित ने रूखी आवाज़ में कहा। ये बात आप जैसे जीनियस के लिए भले ही काफ़ी हो, पर हमें तो दोस्त के बिना जिंदगी ही बेगानी लगती है। कोई तो ऐसा होना ही चाहिए जिसके साथ दिल खोलकर बात की जा सके। बाय द वे, क्या हम रोज़ आपके साथ इस बेंच पर बैठ सकते हैं? चेहरे पर वही मीठी मुस्कान खिली थी। ये बेंच मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, जहाँ जी चाहे बैठ सकती हैं। आवाज़ में रूखापन साफ था। कमाल है, इतनी लंबी बात कहने की जगह आप छोटी सी बात कह सकते थे, जैसे श्योर या माई प्लेजर। मेरा यही तरीका है। आप लड़कियों से दोस्ती क्यों नहीं कर लेती? कहकर चुप हो गया। हमें लगता है कि लड़कियां शायद हमें पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है हम पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं हैं, बस यहाँ ऐसे ही आ गए हैं, मासूमियत से अंकिता ने कहा। ऐसा तो मुझे भी लगा जब आपने दिल खोलकर अपनी बात कही थी। इसका मतलब आपने हमारी बातें सच मान ली। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम टॉपर भले ही नहीं हैं, पर हमेशा फर्स्ट डिविजनर रहे हैं। उसके सुंदर मुख पर हल्का सा गर्व छलक आया। प्रोफेसर कुमार के आते ही क्लास में शांति छा गई। बीच में ब्रेक होने पर अक्सर स्टूडेंट कैफेटेरिया में कॉफ़ी के लिए चले जाते थे। नरेन के साथ कुछ लड़कों ने अंकिता को भी कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। अंकिता जी, ये समय हमारे कॉफ़ी पीने का है, आप भी चलिए। ओह श्योर। अर्पित, आप नहीं चलेंगे? मैं कॉफ़ी या चाय नहीं पीता, थैंक्स। कमाल है, मुझे तो कॉफ़ी के बिना नींद आने लगती है। कैफेटेरिया में जूनियर तथा सीनियर स्टूडेंट्स ही नहीं, काफ़ी इंटर्न्स भी थे। सब एक कोने की टेबल पर बैठ गए। आज अंकिता जी के साथ सबको मेरी तरफ से कॉफ़ी और स्नैक्स, नरेन ने खुशी से कहा। क्यों, क्या आज आपका जन्मदिन है? अंकिता ने पूछा। अरे आप आज पहली बार हमारे साथ आई हैं, क्या ये कम खुशी की बात है? थैंक्स, पर मुझे यह मंजूर नहीं है। मैं अपनी कॉफ़ी अपने आप ला सकती हूँ। अपनी बात कहती अंकिता उठकर कॉफ़ी लाने चली गई। यार, कमाल की लड़की है, नरेन को भी सबक सिखा दिया, आकाश ने हंसकर कहा। अगले दिन अंकिता बड़े आराम से अर्पित के पास बैठ गई। धीमी आवाज़ में बोली, अब जबकि ये बेंच आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस जगह पर अपना अधिकार जमा सकती हूँ। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? शरारती मुस्कान चेहरे को और कमनीय बना गई थी। अच्छा हो आप लड़कियों के साथ बैठा कीजिए, मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बताया तो था, लड़कियां हमसे जेलस हैं। हमने टॉपर के साथ दोस्ती जो कर ली है। आप मेरी दोस्त किसी हालत में नहीं हो सकती। अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। दोस्ती ना सही, दुश्मनी भी तो नहीं है।
इतना ही काफ़ी है। कल प्रोफेसर कुमार के लेक्चर के कुछ नोट्स छूट गए थे, आज अपने नोट्स देने होंगे, अधिकार से अंकिता ने कहा। अगर क्लास में ध्यान से नोट्स नहीं ले सकती तो अच्छा हो फिल्म लाइन में चली जाओ, शायद वही जगह तुम्हारे लिए ठीक होगी। अचानक अर्पित अंकिता को तुम कहकर संबोधित कर गया। सच कहो, तुम ऐसा ही सोचते हो या नोट्स न देने का बहाना है? हाँ, हम साथी हैं, फिर एक दूसरे को तुम ही कहना ठीक है। साथियों को आप कहना बड़ा फॉर्मल सा लगता है। मेरे पास बेकार की बातों के लिए वक्त नहीं है। एक सच और जान लो, मुझे अकेले रहने की आदत है, किसी का साथ नहीं चाहिए, कड़ी आवाज में अर्पित ने कहा। ये तो साफ दिखता है, क्लास के इतने साथियों के होते हुए भी तुम बिल्कुल अकेले क्यों हो अर्पित? यही मेरी जिंदगी का सच है, इसमें झांकने की कभी कोशिश मत करना, सपाट आवाज में उसने कहा। अंकिता जैसे उसके कठोर चेहरे से डर गई। क्या है अर्पित की जिंदगी का सच? कुछ ही दिनों में अंकिता अर्पित के रूखे बर्ताव के होते हुए भी उसमें रुचि लेने लगी थी। उसकी गंभीरता और तेजस्विता ने उसे आकृष्ट किया था। जो भी हो, वह अर्पित की जिंदगी का सच जानने की कोशिश जरूर करेगी। शायद फादर जेम्स के पास उसके जीवन का सच सुरक्षित है। एक दिन क्लास के बाद बारिश होने लगी थी। अंकिता बारिश से बेपरवाह हल्की बूंदों का आनंद लेती हॉस्टल के लिए पैदल ही चल दी। साइकिल पर जा रहे दो लड़कों को यह नज़ारा देख मस्ती करने की सूझी। साइकिल से उतरकर अंकिता के दाएं बाएं चलते हुए कुछ उल्टे सीधे रिमार्क्स देने की हिमाकत कर बैठे। अंकिता ने रुककर एक की कमीज का कॉलर पकड़ उसके चेहरे पर जोर का तमाचा लगाकर शांति से कहा, चल तेरी साइकिल पर तेरे घर चलती हूँ। घर में माँ बहन तो होंगी, उनके हाथ की चाय पकौड़ी मिलेगी। उन्हें भी तो पता लगना चाहिए तू कितना बड़ा हीरो है। सक पकाकर दोनों अपनी साइकिलें लेकर भाग लिए। पीछे से आ रहे लोगों का इस दृश्य ने अच्छा मनोरंजन किया। कुछ एक ने अंकिता को बधाई देकर कहा, लड़कियों को ऐसी ही हिम्मती होना चाहिए। दूसरे दिन यह घटना कॉलेज तक पहुंच गई। लड़कियों ने भी अंकिता की तारीफ करके कहा, तुम्हारी हिम्मत से हमें भी साहस मिला है। हमें भी ऐसे ही इन जैसों को तुम्हारी ही तरह ठीक करना चाहिए। ऐसे गुंडों की वजह से हमारा अकेले आना जाना मुश्किल हो गया है। समय बीतने लगा। फाइनल एग्जाम्स के लिए कुछ ही समय रह गया था। थ्योरी क्लासेस के साथ प्रैक्टिकल चल रहे थे। सीनियर रेसिडेंट्स और प्रोफेसरों के साथ वार्ड के मरीजों की केस हिस्ट्री और रिपोर्ट देखना और समझना होता था। अक्सर वार्ड के राउंड के समय अंकिता भी अर्पित के साथ होती। अर्पित की जानकारी और उसके उत्तर प्रोफेसरों को प्रभावित करते। उसकी बनाई पेशेंट्स की केस हिस्ट्री देखकर प्रोफेसर कांत दूसरे स्टूडेंट्स के सामने अर्पित की तारीफ करते हुए कहते, मुझे पूरा यकीन है अर्पित एक दिन एक बहुत सफल कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा। एक दिन एक बच्चे को बेड पर अकेले रोता देखकर अंकिता बच्चे के पास जाकर प्यार से बोली, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं रोते। क्या मम्मी की याद आ रही है? हो सकता है इसे माँ की याद नहीं बल्कि उससे जुड़ी कोई दुखद बात याद आ रही हो, अजीब स्वर में अर्पित ने कहा। कमाल करते हो, भला माँ से जुड़ी कोई बात तकलीफ कैसे दे सकती है? अंकिता विस्मित थी। कभी कभी कोई ऐसी बात बच्चे की जिंदगी ही खत्म कर देती है, तुम नहीं समझोगी। अंकिता सोच में पड़ गई। क्या रहस्य है जिसने अर्पित को इतना कटु बना दिया? फादर जेम्स के पास से वो रहस्य पता करना होगा। एक दिन अचानक अंकिता को अपने सामने आया देखकर फादर चौंक गए। यस माय डियर, तुम्हें क्या कहना है? क्या कोई परेशानी है? प्यार से फादर ने पूछा। अपना परिचय देकर अंकिता ने सीधे शब्दों में कहा था, फादर, आपका बेटा अर्पित एक जीनियस है, पर वह सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसके मन में कोई गहरा दुख छिपा हुआ है। हमें उसके साथ हमदर्दी है। क्या आप बताएंगे वह ऐसा क्यों है? आशापूर्ण दृष्टि फादर के चेहरे पर निबद्ध थी।
तुम अर्पित को कब से जानती हो? अभी कुछ ही महीने हुए हैं, पर ऐसा लगता है मानो बहुत पहले से जानती हूँ। कुछ और समय बीतने दो, शायद उसे जान सको। इतनी जल्दी किसी को जान पाना संभव नहीं होता। हमारा मानना है किसी के साथ वर्षों का परिचय हो तब भी उसे नहीं जाना जा सकता, पर किसी के साथ कुछ समय का परिचय भी वर्षों पुराना सा लगता है। अंकिता की आवाज में विश्वास था। शायद तुम ठीक कहती हो। मुझे खुशी है तुम अर्पित को जानना चाहती हो। इसके लिए इंतजार करो। अगर कभी उसके दिल के पास जा सकी तो वह खुद तुम्हें सब बता सकेगा। अगर तुम उसकी सच्ची दोस्त बन सकी तो मुझे भी खुशी होगी। अब मेरी प्रेयर का समय हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। फादर चले गए। बाहर निकल रही अंकिता का सामना रामू से हो गया। तुम कौन हो बेटी? किससे मिलने आई थी? स्नेह से रामू ने पूछा। क्या आप इसी घर में रहते हैं? हम फादर के पास आए थे, अंकिता ने आदर से जवाब दिया। हाँ, हम और मुन्ना मतलब अर्पित बेटा इसी घर में रहते हैं। आप अर्पित के साथ कब से रहते हैं? हम अर्पित की दोस्त हैं, उनके साथ पढ़ते हैं। अरे, हमने ही तो 5 बरस के मुन्ना को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तुम मुन्ना की दोस्त हो। अब तुम्हें ऐसे वापस नहीं जाने देंगे। आओ, कुछ खा पी कर जाना। ठीक है काका। घर भीतर से सुव्यवस्थित था। एक कुर्सी पर बैठ अंकिता ने रामू से वही सवाल दोहराया जिसका उत्तर वह फादर से जानना चाहती थी। हमें बहुत खुशी है तुम हमारे मुन्ना की दोस्त हो और उसकी उदासी दूर करना चाहती हो। मुन्ना एक हंसते खेलते परिवार का इकलौता बेटा था। बुरा हो उस हरीश का जिसने इस घर को आग लगा दी और हमारे मुन्ना को अनाथ बना दिया। दुखी स्वर में रामू ने कहा। ऐसा क्या हुआ काका? आप हम पर भरोसा रखिए। हम आपकी बेटी जैसे हैं। हम मुन्ना का दुख दूर करना चाहते हैं, उसे जिंदगी में खुशियां देना चाहते हैं। इसीलिए हम फादर से बात करने आए थे। आपसे हमारे मिलने और बात करने के बारे में अर्पित को कुछ मत बतलाइएगा। अगर तुम सच कह रही हो तो हम तुम्हें पूरी बात बताते हैं बेटी। रामू ने अर्पित की मां के घर छोड़कर जाने और पिता की मृत्यु की कहानी सुनाते हुए कई बार पनियाई आंखें अपनी धोती के खूंट से पोंछी। अंकिता चाय का सिप लेते हुए रामू की बातें सुन रही थी। 10 वर्ष के बालक के असहनीय दुख की कल्पना से उसके नयन भी भर आए। जानती हो बेटी, 10 बरस का मुन्ना एक और माँ बाप के बिछोह का दुख सह रहा था, दूसरी तरफ लोगों के तानों ने उसका दिल छलनी कर दिया। वह उस दिन के बाद से हमेशा के लिए हंसना भूल गया। अब आप परेशान न हो। अर्पित को फिर हंसाने और खुश करने की अब मेरी जिम्मेदारी है। लौटते हुए रामू के पांव छूकर उन्हें विस्मित कर दिया। खुश रहो बेटी, अब आती रहना। तुमने इस बूढ़े को नई जिंदगी दी है। उस दिन के बाद से अंकिता अर्पित के साथ और भी अपनापन महसूस करने लगी थी। अपना ज्यादा से ज्यादा समय अर्पित के साथ बिताना उसे अच्छा लगता। कठिन से कठिन काम और सवाल अर्पित अपनी तीव्र मेधा से जिस आसानी से पूरा कर लेता, वो अंकिता को चमत्कृत करता। अंकिता की कोशिश रहती वह अर्पित के साथ सीरियस बातों की जगह खुशगवार बातें करती रहे जो अर्पित का मूड बदल सके। उसके परिहास अक्सर अर्पित को मुस्कुराने को विवश कर देते। ताज्जुब की बात यह थी कि अब अर्पित भी अंकिता के साथ सहज होने लगा था। उसकी शरारती बातों पर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। अब अंकिता का साथ उसे बोझिल नहीं लगता, पर पता नहीं वह अपने इस परिवर्तन को लक्ष्य कर सका था या नहीं। कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए धन जमा करने की योजना के आधार पर कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा टिकट बेचकर अनारकली नाटक का मंचन करने का निर्णय लिया गया था। सर्वसम्मति से अंकिता को अनारकली के रोल के लिए चुना गया था। अंकिता ने अर्पित से सलीम का रोल निभाने का बहुत अनुरोध किया, पर अर्पित ने कड़ाई से कह दिया, नहीं, ये असंभव है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे इन झंझटों में खींचने की कोशिश मत करना।
अंततः नरेन को सलीम के रोल के लिए चुना गया। नरेन इस सौभाग्य से बेहद प्रसन्न था। ठीक है अर्पित, पर कल संडे की छुट्टी है। हम तुम्हारे साथ कॉलेज के स्टेज पर रिहर्सल करेंगे। अकेले खाली स्टेज पर रिहर्सल करना ठीक नहीं होगा। तुम बस खड़े रहना। आखिर ये नाटक एक अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। कॉलेज के प्रति तुम्हारा भी तो कुछ दायित्व है, अंकिता ने जोर दिया। ठीक है, इतनी मदद के लिए आ जाऊंगा, अर्पित ने हामी भर दी। ठीक समय पर अर्पित स्टेज पर पहुंच गया। अंकिता ने उसके हाथ में नाटक की स्क्रिप्ट देकर कहा, अनारकली यानी जब मेरे डायलॉग के बाद सलीम का रोल आए तो तुम पढ़कर बोल देना। चलो अब रिहर्सल शुरू करते हैं। अंकिता ने अपने डायलॉग शुरू किए। ओह मेरे शहजादे, आपके दीदार की आरजू में इस कनीज की जान अटकी हुई है, वरना। इतना बोलकर अंकिता रुक गई। अर्पित की तरफ स्क्रिप्ट बढ़ाकर कहा, अर्पित, तुम्हें शहजादे सलीम का रोल यहाँ से पढ़कर कहना है। ऐसा ना कहो मेरी जान, ये क्या बकवास है। तुमने आने को कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाटक करूँगा। अर्पित आक्रोश में आ गया था। नाराज क्यों होते हो मेरे शहजादे? ये नाजीज तो आप पर कुर्बान है। अंकिता हंस रही थी। मैं जा रहा हूँ, याद रखो मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, अर्पित ने नाराजगी से कहा। किसने कहा ये मजाक है? तुम तो मेरे सलीम बन चुके हो अर्पित। सच, पता नहीं कब और कैसे हम तुम्हें चाहने लगे हैं। तुम्हारी गंभीरता, तेजस्विता मेधा ने आकृष्ट किया और तुम हमारी चाहत बन गए, अंकिता ने गंभीरता से कहा। ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे नाटकों की भाषा बिल्कुल पसंद नहीं। अगर मेरा अतीत जान पाती तो मुझसे नफरत करती। बात कहते हुए अर्पित जैसे कहीं खोसा गया। हम अतीत में नहीं, वर्तमान में जीते हैं। जानते हो, अतीत को भूतकाल कहा जाता है, यानी उसे भूलने में ही जीवन है। तुम्हारा अतीत कुछ भी रहा हो, अब तुम मेरे वर्तमान और भविष्य हो। हम दोनों मिलकर इसे खुशियों से भर देंगे। नफरत तो हमारे बीच सांस ले ही नहीं सकती, अंकिता ने विश्वास से कहा। तुम एक लड़की हो, ऐसी बातें किसी अच्छी लड़की को शोभा नहीं देती, अर्पित ने नाराजगी से कहा। हम आज की लड़की हैं, साफ दिल के हैं और सच्ची बात कहने में जरा भी नहीं हिचकते। हम तुम्हें प्यार करने लगे हैं, ये सच्चाई है। वैसे हमारे स्वभाव के बारे में इतना तो तुम जान ही चुके हो। मेरी प्यार शब्द पर आस्था नहीं है, उस पर विश्वास करना मूर्खता है। अगर प्यार में शक्ति होती तो मेरी माँ मेरे इतना प्यार करने वाले पापा को छोड़कर किसी और के साथ क्यों जाती? अर्पित अचानक अपने जीवन का कड़वा सच कह गया। सिर्फ इसीलिए तुम्हारा प्यार से विश्वास उठ गया है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने अपनी मनपसंद जीने की राह चुन ली। एक बात बताओ, एक विवाहित पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ विवाहेतर संबंध बनाए रख सकता है। जब पत्नी से मन भर जाए उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर सकता है, तो एक स्त्री अपना मनपसंद साथी क्यों नहीं चुन सकती? अंकिता ने अर्पित से सवाल किया। तुम नहीं जानती पापा उन्हें कितना प्यार करते थे। पापा ने मम्मी की किसी बात की कभी शिकायत नहीं की, फिर भी मम्मी उन्हें आत्महत्या करने को छोड़ गई। एक कड़वा सच यह है कि तुम्हारे पापा स्वार्थी और कायर थे। उनका अहम सबसे ऊपर था, वरना अपने 10 साल के बेटे के बारे में कुछ नहीं सोचा। समाज में अपने अपमान की बात तो सोची, पर मासूम बेटे को भुलाकर स्वयं आत्महत्या करके मुक्त हो गए। अगर संभव हो तो मेरी बातों को शांति से सोचना, कुछ तेजी से अंकिता ने अपनी बात कही। तुम जो कह रही हो ये सच नहीं है। मेरे पापा कायर और स्वार्थी नहीं थे। अर्पित बेचैन हो उठा। तुम जो सोचते हो सोचो, मेरी सोच अलग है। खैर, तुम्हारे मन से तुम्हारे पापा की छवि धूमिल नहीं करना चाहती, पर अपनी माँ के साथ अन्याय कर रहे हो। सच कहो, क्या तुम्हें कभी अपनी माँ की याद नहीं आती? एक बात कहूँ, नाराज मत होना। तुम्हारे साथ शादी के बाद तुम्हारी माँ से आशीर्वाद लेने
तुम्हें खींचकर उनके पास ले जाऊंगी, अंकिता ने मुस्कुराकर कहा। एक सच मुझसे भी जान लो, ना कभी हमारी शादी होगी, ना ही तुम्हारे सपने सच होंगे। तुमने तो मेरी सोच पर बहुत चोट पहुंचाई है अंकिता। अपनी सोच को बदल पाना आसान नहीं है, इसीलिए कहता हूं, मुझे छोड़ दो। हमारा मिलन असंभव है। सॉरी, हमारी डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं। तुम्हें भी हमारी बात माननी ही होगी। अब तो ये अंकिता तुम्हारी बन चुकी है अर्पित। मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझसे कोई काम नहीं करा सकता, यकीन से अर्पित ने कहा। ये बात तो समय आने पर ही पता लगेगी। हमें तो पूरा यकीन है, हम तुम्हारी अंकिता जरूर बनेंगे, मुस्कुराती अंकिता ने कहा। तुम मेरे साथ विवाह के सपने मत देखो। मेरा अतीत तुम्हारे पेरेंट्स को कभी स्वीकार नहीं होगा। हम अपने को भी जानते हैं और अपने पेरेंट्स को भी जानते हैं। शादी का फैसला हम दोनों का होगा, उसमें उन्हें कोई ऐतराज कैसे हो सकता है। हम दोनों बालिग हैं, अपना भला बुरा समझते हैं। वैसे भी हमारे पापा मम्मी को अपनी बेटी के निर्णय पर पूरा यकीन रहता है। उनका तो बस आशीर्वाद होगा। तुम सपनों की दुनिया में जीती हो अंकिता, मैं भविष्य में नहीं, अपने अतीत के साथ जीता हूँ। अपने अतीत का काला कंबल कब तक ढोते रहोगे अर्पित? अब इसे उतरवा के रहूंगी, ये मेरा वादा है। अब नाटक की तैयारी के लिए जा रही हूँ। अंकिता नाटक में अभिनय की तैयारी पूरे मन से कर रही थी। अंकिता ने अर्पित को नाटक देखने जाने को तैयार कर लिया था। पहले ही दृश्य में अंकिता छा गई। अपने अभिनय, सौंदर्य और परिधान से उसने अनारकली को साकार कर दिया था। उस दिन पहली बार अर्पित को अंकिता के विषय में पता चला कि अपनी दूसरी क्वालिटीज के साथ वह एक बहुत अच्छी नृत्यांगना भी है। नाटक की समाप्ति पर हॉल तालियों से गूंज उठा। नाटक देखने आने के लिए थैंक्स। वैसे तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी अर्पित? अंकिता ने धीमे से पूछा। ये तो जानता था तुम अच्छी अभिनेत्री हो, कोई और लड़की तुमसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग शायद ही कर पाती, अर्पित ने सच्चाई से कहा। वाह, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। अनारकली ने सलीम को इम्प्रेस कर ही लिया। उस रात अर्पित न चाहते हुए भी अंकिता के विषय में सोचता रह गया। उसकी बातें भुला पाना संभव नहीं था। यह सच था, अंकिता अगर फिल्मों में जाती तो टॉप की हीरोइन होती। वह बिना किसी हिचक के अपने मन की बात साफ साफ कह जाती है। क्या वह सचमुच अर्पित को चाहने लगी है? अपने पापा और मम्मी से बिना डरे अपनी राय दे दी। अचानक अर्पित को अपनी माँ याद आने लगी। जब वह अच्छे मूड में होती थी तो अर्पित को कितना प्यार करती थी। पापा की मृत्यु के बाद भी वह उसे अपने साथ ले जाने आई थी। और पापा, क्या वह कायर थे? शायद मम्मी को डर था, तलाक मांगने पर वह मम्मी को तलाक नहीं देते, इसीलिए मम्मी ने यह राह चुनी होगी। बहुत देर बाद वह सो सका। फोन की घंटी से उसकी नींद टूटी। फोन पर रजत था। अर्पित, बहुत बुरी खबर है। अंकिता का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है, वह आईसीयू में है। क्या? कैसे? जवाब बिना सुने किसी तरह बदहवास अर्पित हॉस्पिटल पहुंचा था। आईसीयू में अंकिता बेहोश थी, माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। अर्पित व्याकुल हो उठा। वहां खड़े लड़कों ने बताया, कॉलेज आते समय अंकिता की रिक्शा से तेज गति से आ रहा ऑटो रिक्शा टकरा गया। गनीमत है अंकिता उछलकर दूर जा गिरी, वरना ऑटो रिक्शा उस पर चढ़ जाता। उस दृश्य की कल्पना से अर्पित कांप उठा। डॉक्टर, अंकिता कैसी है? वह सीरियस तो नहीं है? एक सांस में अर्पित डॉक्टर सिन्हा से पूछ बैठा। हैव पेशेंस। तुम तो खुद एक डॉक्टर हो अर्पित। जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता कुछ नहीं कहा जा सकता। गॉड ब्लेस हर। उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। डॉक्टर चले गए। अर्पित निढाल सा बैठ गया। अंकिता की एक एक बात याद आ रही थी। क्या वह खुद भी उसे नहीं चाहने लगा था? उसका साथ कितना जीवंत हुआ करता है। अनजाने ही अंकिता उसके जीवन में स्थायी जगह बना चुकी है, स्पष्ट समझ में आ रहा था।
अर्पिता के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। पूरे दिन बिना खाए पिए अर्पित निश्चल बैठा था। रजत नरेंद्र सागर के कहने पर मुश्किल से एक कप चाय गले से नीचे उतारी थी। सबकी समझ में आ गया था अर्पित का अंकिता के साथ दोस्ती से ज्यादा कुछ और ही रिश्ता बन चुका है। सब अंकिता के लिए मौन प्रार्थना कर रहे थे। शाम की फ्लाइट से अंकिता के पेरेंट्स आ गए और ये संयोग ही था कि उनके आते ही अंकिता ने आंखें खोली थी। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया था। अर्पित हाल जानने को आगे बढ़ाया। डॉक्टर अर्पित, खतरे की कोई बात नहीं है। चोट गहरी नहीं थी, सदमे से बेहोश हो गई थी। शी इज फाइन। सीनियर डॉक्टर सिन्हा ने आश्वस्त किया। अर्पित और अंकिता के पेरेंट्स के चेहरों पर आशा और खुशी की चमक आ गई। आदर से अंकिता के पेरेंट्स को अपना परिचय देते ही अंकिता की मां ने प्यार से कहा, तुम्हें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है अर्पित। अंकिता ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है। हम तो तुमसे मिलने आने ही वाले थे, पर आज अचानक आना हो गया। अर्पित के साथ अपने मम्मी पापा को देखती अंकिता खुश हो गई। सॉरी मम्मी पापा, मेरी वजह से आपको आना पड़ गया। अर्पित, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। पता नहीं क्या क्या सोच बैठा था। अपनी इस हालत का मतलब जनाब समझ पाए या नहीं? मम्मी, कहने को ये जीनियस डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट बनने चला है, पर अपने दिल की बात ही नहीं समझता। अंकिता ने मजाक किया। ऐसा ही होता है बेटी। उम्मीद है तेरे एक्सीडेंट ने इसे इसके दिल का राज खोल दिया। सुना है सवेरे से भूखा प्यासा तेरी सलामती की प्रार्थना कर रहा है। अंकिता के पापा ने हंसकर कहा। अर्पित, तुम मम्मी पापा को अपने कॉलेज की कैंटीन में ले जाओ। हमें पता है मम्मी पापा ने भी कुछ नहीं खाया होगा। मम्मी, अर्पित को भी कुछ खिला देना। मम्मी, इन जनाब का चेहरा सूख गया है, वरना शहजादे सलीम दिखते हैं। हंसती अंकिता ने अर्पित को चिढ़ाया। चुप रहे, इस वक्त भी शरारत से बाज नहीं आ रही है। अर्पित, ये मेरी बेटी बड़ी साफ दिल की लड़की है। इसकी बातों पर नाराज तो नहीं होते? जी नहीं, अंकिता को समझता हूँ, धीमे से अर्पित ने कहा। रात में अंकिता को डिस्चार्ज कर दिया गया। अंकिता और उसके मम्मी पापा के साथ 5 सितारा होटल में अर्पित को भी जाना पड़ा। अंकिता के पापा की पोजीशन की वजह से उन्हें विशेष सम्मान दिया जा रहा था। डिनर के बाद कमरे में पहुंच अंकिता की मम्मी ने अर्पित से पूछा, अर्पित बेटे, 1 महीने बाद तुम दोनों फाइनल ईयर पूरा कर लोगे। उसके बाद तो बस 1 वर्ष की इंटर्नशिप ही करनी है। हमारी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है। क्या तुम उसे अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करोगे? अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं सोच सका हूँ। मैं एमएस करना चाहता हूँ। वैसे शायद आप मेरा अतीत नहीं जानती, वरना आप ये प्रस्ताव नहीं रखती। संकोच से अर्पित ने कहा। एमएस तो अंकिता भी करेगी, पर उसके लिए तुम दोनों की शादी बंधन नहीं बनेगी, बल्कि दोनों साथ साथ पढ़ाई पूरी कर लोगे। अंकिता हमें तुम्हारे और तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ बता चुकी है। तुम्हें अपने मन में अतीत से कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए। अंकिता के पापा ने गंभीरता से अपनी बात कही। हाँ बेटे, तुम्हारे साथ जो हुआ दुखद था, पर उसे भुलाने में ही समझदारी है। माँ ने भी हामी भरी। वाह मम्मी पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अर्पित ने तो पूरी जिंदगी अतीत की काली कमली ओढ़े रखने की ठान रखी है। अगर उसे उतार दिया तो जिंदगी क्या बेमानी नहीं हो जाएगी? क्यों अर्पित, ठीक कहा ना? अंकिता ने सीधा व्यंग किया। एक बात जान लो, मेरी बेटी अंकिता जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही छोड़ती है। मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम अपने अतीत से छुटकारा पाना चाहते हो तो अंकिता ही उसकी दवा है, पापा ने कहा। आप लोग बेकार परेशान हैं। अर्पित मेरे लिए भूखा प्यासा पूरे दिन बैठा रहा। क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनाब अर्पित भी मुझे बेहद चाहते हैं? ये अपने मन की बात नहीं मानने की जिद करता है, पर असल में तो हम इसके मन को जानते हैं। क्यों अर्पित, इस सच को तो स्वीकार करोगे या कह दो ये झूठ है?
अंकिता ने सीधी दृष्टि अर्पित पर डाल गंभीरता से कहा, मानता हूं अपने मन को नहीं समझा पाया, ये तुमसे हार गया अंकिता। हाँ, तुम्हारी जीत पर मुझे खुशी है। तुमने जो सपने देखे, अपने अतीत के कारण मुझे उन पर विश्वास नहीं था, पर तुमने जो कहा सच कर दिया। तुम्हारा आभारी हूं अंकिता। अर्पित के चेहरे पर खुशी की आभा थी। अंकिता, तेरे एक्सीडेंट की वजह से हमें आना पड़ा, पर तूने जिसे अपने जीवन साथी के रूप में चुना, उसे स्वीकार करते बहुत खुशी है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के लिए रहेगा, पापा ने खुशी से कहा। ये हमारा सौभाग्य है अर्पित कि हमें तुम्हारे जैसा योग्य बेटा मिला है। हमें अंकिता के चुनाव पर हमेशा यकीन रहा है। तुम्हारे साथ हमारा परिवार पूर्ण हो गया। हमारी अंकिता अब तुम्हारी हुई। मम्मी के सजल नैनों में प्यार था। अर्पित, अब पापा मम्मी का आशीर्वाद तो चरण स्पर्श करके ले लो, या ये भी बताना होगा, हंसते हुए अंकिता ने कहा। मम्मी पापा के चरण छूने को झुके अर्पित को पापा ने प्यार से अपने सीने से लगा लिया। मम्मी पापा कहते अर्पित के नयन भर आए। वर्षों का अवसाद पल भर में तिरोहित हो गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।